आज के वक्ता श्री केदारनाथ सिंह, उनसे भी आग्रह है कि सबसे पहले श्री नेमिचंद्र जैन की आवाज में उनकी कुछ कविताओं की एक रिकॉर्डिंग। अचानक ही उसने कहा, तुम्हें पता है कोट उल्टा पहन रखा है तुमने। अचानक ही उसने कहा, तुम्हें पता है कोट उल्टा पहन रखा है तुमने, और जेबें नहीं है वहां जहां तुम टटोलते हो। इसीलिए छटपटाते रहते हो किसी न किसी धुंधली अनबूझ बेमानी सी तलाश में। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर वो मेरी बात काट कर बोलता रहा। रास्ते दो ही हैं, या तो तुम अपने आप कोट को सीधा कर लो, या फिर जिंदगी भर उल्टा कोट पहने छटपटाते रहो। बेशक एक और भी संभावना है कि कोई भीषण आंधी, तूफानी झंझावात उसे उतार ले जाए और तुम बिना कोट रह जाओ। इतना कहकर वो सुने बिना मेरी कोई बात चलता बना। तभी से मैं हूं परेशान कि सचमुच मैंने कोई कोट उल्टा या सीधा पहन रखा है। ऐसा कोई अंदर होता है या कभी आएगा जो मुझे कर सके आजाद, कोई कोट होने या न होने की दुविधा से। शीर्षक है नाटक। धरती से ऊपर सीमाहीन मौन के जाने किस प्रवेश से आकर काले पर्दे के आगे पात्र चुपचाप खड़े हैं। धरती से ऊपर सीमाहीन मौन के जाने किस प्रवेश से आकर काले पर्दे के आगे पात्र चुपचाप खड़े हैं। शायद किसी संकेत के लिए या किसी कर्तव्य की घात में, कार्य व्यापार के चरम उत्कर्ष के बिंदु पर फलागम की प्रतीक्षा में, या पहले अंक के पहले संवाद के लिए तैयार होकर पूर्व रंग के लिए या प्रस्तावना में गर्भांक में। क्या कोई सूत्रधार भी है इनमें? कोई वाचक, नायक नायिका या विदूषक, या कोई शकार, पुराना या नया? क्या नाटक है? सुखांत, सलगते प्रेम, पिलकती हंसी से कनकता, या हताशा करुणा से भरा दुखांत? सदे हुए शब्दों की तेज धार से काटता कोई रूपक, कोई प्रहसन चुटकियां लेता, हंसाता, विद्रूप भरा, या कोई संगीतक भावना? कैसा नाटक है? कि सचमुच है कोई नाटक, या कोई दर्पण है सामने हमारे, दिखते हैं जिसमें हम ही स्वयं हम खड़े चुपचाप अछोर काले पर्दे के आगे अगले संकेत की प्रतीक्षा। बहस जारी है। बहस जारी है कि बहस हो सकती है, होगी या नहीं। बहस जारी है कि बहस हो सकती है, होगी या नहीं, मगर निर्णय किए जा चुके हैं, दिए जा चुके हैं आदेश, ढहा दी गई हैं इमारतें चूने गाले की, आस्थाओं संस्कारों की, समतल कर दिए गए हैं मिट्टी के विचारों के, भावनाओं के ऊंचे नीचे टीले। दोनों आमने सामने हैं, हथियार जमा हो चुके हैं या हो रहे हैं। अभेद जमींदोज तहखानों में धरती के या दिमागों के उन्माद के शंखनाद या मुखनाद के उन्माद में कोई नहीं सुनता किसी की। वे भी जो करते हैं मांग आवेश भरी बहुलता उदारता की, उन्हें भी नहीं है बर्दाश्त कोई असहमति, कोई अलग नजरिया। अपने अपने छोटे बड़े बाड़ों में घिरे लोग नारे लगाते हैं, बेतहाशा बदआवाज, बुलंद आवाजें, अंदाज है हमलावर। जारी है बहस कि आवाजें किसकी हैं ज्यादा बुलंद। जारी है बहस कि आवाजें किसकी हैं ज्यादा बुलंद। हमलावर कौन है, कैसा है दुश्मन, कहाँ है? बहस जारी है। व्याख्यान। एक दिन कहा गया था, दुनिया की व्याख्या बहुत हो चुकी, जरूरत उसे बदलने की है। तब से लगातार बदला जा रहा है दुनिया को, बदली है अपने आप भी। पर क्या अब यह नहीं लगता कि और बदलने से पहले कुछ व्याख्या की जरूरत है?
मित्रों, नेमी निधि और नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से आज शाम इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। क्या आप जानते ही हैं, अगर नेमी जी जीवित होते तो आज 93 बरस के हुए होते। उनकी मृत्यु के बाद नेमी निधि ने एक व्याख्यान माला शुरू की 2005 में। पहला व्याख्यान संगीतविद और दार्शनिक डॉक्टर मुकुंद लाट ने दिया। अगले वर्ष 2006 में व्याख्यान साहित्यकार और शिक्षा शास्त्री कृष्ण कुमार ने दिया। 2007 में दो रंगकर्मियों के बीच एक बातचीत आयोजित की गई, श्रीमती माया राव और श्री महेश कुंचवार के बीच। 2008 में फिल्मकार श्री कुमार शाहानी ने व्याख्यान दिया। 2009 में श्री प्रभाष जोशी ने, 2010 में गोविंद पुरुषोत्तम देशपांडे ने और 2011 में डॉक्टर दीपंकर गुप्त ने। और ये 8वां व्याख्यान है जो प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह आज देंगे, जिसका शीर्षक है कविता का जनांतिक। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि केदार जी ने यह आग्रह माना। अभी तक साहित्येतर विषयों पर काफ़ी बातचीत हो चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि नेमी जी मूलतः साहित्यकार थे। उन्होंने रंगालोचना भी लिखी और संस्कृति के प्रश्नों पर भी विचार किया और राजनीति में भी उनकी दिलचस्पी और सक्रियता रही। तो इन सभी पक्षों को हम धीरे धीरे इस व्याख्यान माला में कवर करने की चेष्टा करते रहे हैं और अपने समय के कुछ विशिष्ट विचारकों से हमने आग्रह किया है और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि वो कृपापूर्वक आते रहे हैं। इसके पहले के हम केदार जी से, और हमारा ये भी सौभाग्य है कि नेमी जी के पुराने मित्र और नटरंग प्रतिष्ठान के न्यासी डॉक्टर नामवर सिंह ने इसकी अध्यक्षता करना स्वीकार किया है। वैसे नामवर सिंह जी परम अध्यक्ष हैं। ऐसा कोई आयोजन जिसमें वो हो अध्यक्षता न करें होता ही नहीं है। इसलिए उनकी इस कुख्याति का हमने लाभ भी उठाया है। इसके पहले के आग्रह करें, मेरी पत्नी और नटरंग प्रतिष्ठान के निर्देशक रश्मि आकर फूल दें नामवर जी को और केदार जी को। और हमारा ये भी बड़ा सौभाग्य है कि केदारनाथ सिंह की कविता के प्रेमी भी और भारत के महान चित्रकारों में से एक 90 वर्ष की आयु पार कर चुके श्री सैयद हैदर रजा भी विशेष रूप से इस व्याख्यान को सुनने आए हुए हैं। एक रस और फूल रजा साहब को भी देना उचित होगा। मेरी परेशानी ये है कि मैं कैसे केदारनाथ सिंह को बोलने से रोकूं, यानी बीच में कितनी बाधाएं मैं पैदा कर सकता हूं। तो दूसरी बाधा ये है कि इस अवसर पर एक पुस्तक का और एक पत्रिका का लोकार्पण होना है। पुस्तक है सम्यक, जो नेमी जी के अवदान पर विभिन्न निबंधों का एक संग्रह बहुत पहले प्रकाशित हुआ था। उसको ताज़ा तरीन करते हुए उसका दूसरा संस्करण आज प्रकाशित हो रहा है। श्री ज्योतिष जोशी जिन्होंने इसका संपादन किया है, उनसे आग्रह है कि वो आकर डॉक्टर नामवर सिंह को प्रस्तुत करें ताकि वो उसे लोकार्पित करें। शुक्रिया। किसने प्रकाशित की है? विजया बुक्स।
विजया बुक्स ने इसे प्रकाशित किया। पहले राजकमल ने निकाली थी, पहला संस्करण। ठीक, अब इधर आप खड़े क्यों? नहीं, मैं सोचा कि क्या आपकी भंगिमा मुझे बहुत आकर्षक नहीं लग रही थी। आप जानते हैं कि हिंदी में रंग आलोचना की बहुत प्रसिद्ध पत्रिका नटरंग की स्थापना भी निमी जी ने की थी, और उसका एक नया अंक जो कि इंदर सभा पर केंद्रित है, हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसमें जो मूल प्रति इंदर सभा की प्रकाशित की थी नवल किशोर प्रेस ने, उसे हमने छापा है, और इस पर जो कुछ विचार हुआ है उस पर, और उसके कुछ अंश, यहाँ तक कि उस जमाने में उसका अनुवाद हिब्रू तक में हुआ था। ये बात कम से कम मुझे नहीं मालूम थी। और इस सब को संयोजित किया है नटरंग के अब अतिथि संपादक श्री पीयूष दहिया ने। तो मैं केदार जी से आग्रह करता हूँ कि वो उसका, और मैं ही अब चूंकि उसका संपादक हूँ, अधिक रोकना संभव नहीं है, इसलिए मैं अपने वरिष्ठ मित्र और कृपालु हितैषी श्री केदारनाथ सिंह से आग्रह करता हूं कि वे कविता का जन्मांतिक विषय पर अपना नेमीचंद स्मृति व्याख्यान दें। सभा के अध्यक्ष आदरणीय नावर जी, देश के महान चित्रकार रजा साहब, अशोक जी, रश्मि जी और सम्मानित मित्रों, मैं नहीं जानता कि कविता के जन्मांतिक के बारे में मुझे क्या कहना है, क्योंकि एक ऐसी अवधारणा है जो पहली बार हिंदी में आई है। इसके पहले मैं नहीं जानता कि कविता के संदर्भ में शब्द का नाट्यशास्त्र का शब्द है, लोग जानते हैं, पर कविता से जोड़कर देखने की पहली बार एक कोशिश अशोक जी द्वारा प्रस्तावित ये विषय था। पहले मैं झिझका इसको स्वीकार करने में, बाद मैंने सोचा कि नेमी जैसे बड़े रचनाकार, साहित्यकार, चिंतक की पुस्तक और एक महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है ये, उनके निबंधों का संग्रह, और निबंध इसमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, ये सब विधाएं हैं। और उस पुस्तक का नाम उन्होंने दिया जनांतिक। मुझे दिलचस्प लगा, और हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, इस नाते जानते हैं कि नाट्य शास्त्र से आया हुआ शब्द एक विशेष प्रकार की युक्ति है संवाद की, है जो नाटक में इस्तेमाल की जाती है। यानी एक ऐसी युक्ति कि संवाद बोला जाए, धीरे से बोला जाए, इस तरह कि दूसरा पात्र अगर थोड़ा पड़ोस में है तो न सुन सके, लेकिन दर्शक सुने, रसिक तक पहुँचे, सामाजिक तक पहुँचते वो बात। ये जो युक्ति है, ये डिवाइस, ये एक महत्वपूर्ण मुझे युक्ति लगी। और उसका कविता के संदर्भ में, क्योंकि मैं कविता पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इस पुस्तक के आरंभिक 4 लेख, शायद 5, कम से कम 4 तो है ही हैं, कविता से संबंधित है। और जहाँ तक मुझे याद है कि इस पुस्तक का प्रकाशन 1981 में हुआ था, जब नेमी जी JNU में थे। लेकिन इससे पहले
कि मैं उस पर आऊँ, मैं थोड़ा और पीछे लौटना चाहूँगा, क्योंकि नेमी जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ और उनसे सीखता रहा हूँ और बहुत कुछ उनको समझने की कोशिश भी अपने स्तर पर करता रहा हूँ। मैं पहली बार उनसे वैसे तो तार सप्तक के माध्यम से मैंने जाना, और तार सप्तक में उनकी कविताएं पढ़ी थी, तो कहीं मैंने टिप्पणी भी की है कि एक उसका इमेज मेरे दिमाग में बहुत दिनों तक टका रह गया, जो शब्द दूसरे महायुद्ध के बाद कलकत्ते में थे उस समय शायद, तो वो एक चित्र था जो सायरन बज जाए उसके बाद का एक आतंक भरा परिवेश, उसका एक चित्र था जो मेरे उस किशोर मन में, इंटरमीडिएट का विद्यार्थी मैं उस समय था, वो आज तक है। कई बार मुझे लगता है कि दूसरे महायुद्ध के बाद की सारी विश्व कविता सायरन बज जाए उसके बाद की कविता है, ऐसा एक सरलीकरण किया जा सकता है। लेकिन नेमी जी से प्रत्यक्ष जो मिलना हुआ, उसमें एक सीख मुझे मिली जो शायद आगे मैं कहना चाहता हूँ उससे जुड़ी हुई। मैं कभी कभी इलाहाबाद जाया करता था और प्रतीक, मासिक प्रतीक में, जिसके संपादक नेमी जी नहीं रह गए थे, द्वैमासिक में थे वो, मासिक में नहीं थे, तो उस समय थोड़ा बहुत छपने लगा था। तो इलाहाबाद जाकर नेमी जी ने एक पुस्तक केंद्र की स्थापना की थी, नाम जो भी उसका रहा हो मैं भूल रहा हूँ इस समय, पुस्तक आधुनिक पुस्तक भंडार। तो वहाँ पहली बार मैंने उस कवि को देखा जिसको तार सप्तक में, शायद तार सप्तक को पहले नहीं दूसरे कवि को उसके पहले देख चुका था मैं। तार सप्तक दूसरे कवि नेमी जी, उनको देखा, मिला, और उन दिनों हिंदी में जो चर्चाएं हुआ करती थी कविता को लेकर, तो जो पश्चिम की आधुनिकतावादी कविता थी उसमें बार बार इलियट, पाउंड, एजरा पाउंड ये नाम बार आया करते थे। तो वहां जाके मैंने टी.एस. इलियट का एक संग्रह जो पढ़ा हुआ था, नाम बड़ा था, कहीं मैंने सुन रखा था तो लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, जितनी भी मेरी पैठ भाषा में रही हो। तो वो पुस्तक मैंने उठाई, नेमी जी और भारत जी दोनों खड़े थे वहां। नेमी जी ने टोका, कहा कि अभी आपको ये नहीं पढ़ना चाहिए, आप जिस वय में हैं उस वय के रचनाकार को, कवि को, कोई सीखना चाहता है, कविता में प्रवेश करना चाहता है, उसको इलियट नहीं पढ़ना चाहिए और उसका एक गलत प्रभाव पड़ सकता है। ये मना करना कहीं ना कहीं कविता की उस समझ थी, जो दृष्टि थी, उसका सूचक था। उस समय तो मुझे नहीं लग रहा था, बाद में और ज्यादा लगा मुझे ये, लेकिन इतना ही किया होता तो शायद वो बात पूरी नहीं होती। उन्होंने बाद में दूसरी पुस्तक मुझे ला कर दी और कहा इसको आप देखिए। उस पुस्तक का नाम, जो कि आज भी मेरे पास है, थोड़ी जर्जर हो गई है इतने वर्षों के बाद, मेरा ख्याल है कि 50 वर्ष से अधिक हुए, वो पुस्तक मेरे पास आज ही पड़ी हुई है, आधुनिक पुस्तक भंडार का उस पर ठप्पा भी लगा हुआ है। वो पुस्तक थी कॉन्टेम्पररी लैटिन अमेरिकन पोइट्री, और उस पुस्तक ने पहली बार मुझे कहना चाहिए कि मुझे सचमुच कविता का, आधुनिक कविता का, नई उस समय की कविता का, वो उस कविता का जो भारतीय मानस को सीधे छूती थी, प्रभावित करती थी, तीसरी दुनिया कविता, उस कविता से जुड़ाव या साक्षात्कार पहली बार हुआ। मैं नेमी जी की दृष्टि का कायल, जो लगातार उनके साहित्य में कई स्तरों पर देखने को भी मिलती रही, ये पहला साक्षात्कार नेमी जी के मिल लिया था। ये उनकी कविता का जनांतिक का एक कोण था अपने तरीके से। और उसके बाद बीच में एक छोटी सी बात व्यक्तिगत और कह दूं कि पत्र नेमी जी का मुझे कभी नहीं मिला, एक मिला था। और जब मैं दिल्ली नहीं आया था, एक छोटे से टाउन में रहता था,
तो निमी जी ने पत्र लिखा, पर कितनी बड़ी बात थी निमी जी का वो पत्र पाना, जिसमें ये लिखा कि आपकी एक पुस्तक है प्रकाशित कविता की जिसका नाम है अभी बिल्कुल अभी, उसकी प्रति मेरे पास नहीं है, कृपया उसकी प्रति सुलभ कराएं। मेरे लिए ये कितने बड़े गौरव की बात थी कि कितना बड़ा साहित्यकार, लेकिन नई से नई कृतियों में कितनी गहरी दिलचस्पी थी उनकी, शायद उसका सूचक है। लेकिन तो उसके बाद मैं उल्लेख करना चाहूँगा खासतौर से अपनी बात पर, मूल बात पर आने से पहले, कि संयोगवश नेमी जी जिस संस्था से जुड़े, यानी JNU राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मुक्त होने के बाद वो JNU में आए। और एक सुखद घटना ये थी कि जिस दिन मैंने JNU ज्वाइन किया उसी दिन नेमी जी ने भी JNU में प्रवेश किया। 1976 की बात है, मुझे जब तक दोपहर याद है। और वहाँ 76 से 82 तक नेमी जी लगातार हैं। पंकज सिंह सामने बैठे हो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो दौर था जब निरंतर नेमी जी से संवाद हुआ करता था, मिलना होता था। उसमें नेमी जी को और निकट से जाने का अवसर मुझे मिला। और ऐसे तमाम मौक़ों पर एक दोपहर की बैठक उनके साथ हुआ करती थी, जिसमें हम प्रायः कविता पर बात करते थे। दोपहर की चाय नेमी जी की बड़ी प्रिय चाय हुआ करती थी, और उनके कमरे में क्लास के बाद जाना और फिर चाय पीना और चाय पर कविता पर बात करना। और कविता पर बात करते हुए मुझे अब तक याद है कि कई सारे ऐसे प्रसंग हैं, लेकिन एक पुस्तक को लेकर वो बहुत कहने रहे कि उनको अलग आस्वाद उसे मिला था, और वो क्रिटिकल भी थे, लेकिन कई बिंदुओं पर बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी उसकी थी। आश्चर्य होगा सुन के। वो थी नागार्जुन की पुस्तक खिचड़ी विप्लव देखा मैंने। खिचड़ी विप्लव देखा मैं की कविताएं नेमी जी को बेहद पसंद थी, कई कविताएं। और उन्होंने मुझसे कहा कि ये पुस्तक मैंने देखी है और इधर कविताओं में मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण लगी है कई दृष्टियों से। राजनीतिक कविताएं हैं, उसमें कविता है जिसका खासतौर जिक्र किया था, सत्य को लकवा मार गया है। ये वो दौर था जब नेमी जी से लगातार वार्ताएं होती थी, और नई कविता और उससे समकालीन कविता के बहुत सारे आयाम उनकी बातचीत में खुलते थे। और तब मैं महसूस करता था कि वो कितनी गहराई से अपने समय की कविता से जुड़े हुए हैं। मुक्तिबोध को लेकर तो बहुत चर्चाएं हुआ करती थी। मुक्तिबोध उनकी काव्य चिंता के केंद्र में थे। मुक्तिबोध तो रचनावली का संपादन किया, और वह काम था जो किया, संपन्न किया उन्होंने। बल्कि अधेरे में का अंतिम पाठ जो उन्होंने दिया वही हम जानते हैं, आज कई पाठ उसके थे। लेकिन दूसरा कवि जो बहुत ज्यादा उनका ध्यान आकर्षित करता था, उनमें दो थे, रघुवीर सहाय और धूमिल। और जब ये पुस्तक मेरे सामने है, मेरे पास है, जनांतिक। इस पुस्तक में मैंने कहा कि इसमें मुख्यतः आरंभ में कविता पर विचार किया गया। नेमी जी हम सब जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े रहे, इप्टा में रहे। बल्कि ये जनांतिक शब्द आई है इप्टा से जो उनका संबंध बना होगा, बाद में नाट्य विद्यालय से बना और नाटक की दुनिया से जुड़े वो, तो ये सारा जो संस्कार उनके भीतर था वो काम कर रहा था, और ये जनांतिक नाम वहाँ से आया। लेकिन जनांतिक केवल उन्होंने कविता के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात की ओर मेरा ध्यान गया कि सबसे पहला लेख इस पुस्तक का जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वो कविता और राजनीति है। और कविता और राजनीति बात करते हुए उन्होंने पहला ही वाक्य लिखा है कि इधर अचानक फिर से कविता और राजनीति के संबंध पर बात होने लगी है। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि मुक्तिबोध काव्य के परिदृश्य में केंद्र में आ गए हैं, और उनके आने के बाद से यह
कहीं न कहीं महसूस किया गया कि कविता और राजनीति के संबंध को फिर से व्याख्यायित करने की, जानने की जरूरत है। इस संबंध को बहुत दूर तक इसे लंबी व्याख्या की है, लेकिन मैं जहाँ जाकर टिका रुका वो नई कविता के दौर पर यह टिप्पणी उनकी है। उनका मानना है कि नई कविता के आने के बाद राजनीति विरोधी एक रुख कवियों ने अख्तियार किया, और इसके लिए एक शब्द दिया उन्हें जो चर्चा कम होती है नेमी जी के संदर्भ में, उसे वे शीत युद्ध का परिणाम मानते थे। स्पष्ट लिखा है कि नई कवितावादियों के बीच ये जो राजनीति विरोध का एक दौर आया, ये उस समय जो शीत युद्ध चल रहा था उसका परिणाम था, और नतीजा ये हुआ कि राजनीति और कविता के संबंध को अनावश्यक ही नहीं बल्कि अहितकर भी माना जाने लगा। इस बात की थोड़ी व्याख्या उन्होंने की है, और आगे ये भी लिखा है कि अकांड नहीं है कि नई कविता के पूरे दौर में उस कविता तार सप्तक के भीतर से निकल के आने वाला और आज का सबसे बड़ा कवि, सबसे महत्वपूर्ण कवि लगभग नई कविता के नेपथ्य में पड़ा रहा। उनका इशारा मुक्तिबोध की तरह है। मुक्तिबोध की कविता लगभग पीछे ओझल थी, ओट में पड़ी हुई थी, और जो कविता सामने थी उनने उल्लेख किया है अंधा युग का। तो अंधा युग ज्यादा महत्वपूर्ण कृति के रूप में सामने आया। मुक्तिबोध के विरोधी मुक्तिबोध की राजनीति को पसंद नहीं करते थे उस समय जो नई कविता के लोग थे, और चूंकि राजनीति से गहरा संबंध उनकी कविता का था, इसलिए उनकी कविता का तो विरोध होता था। नेमी जी ने इशारा किया है कि स्वयं अंधा युग की भी अपनी एक राजनीति है, और अंधा युग में वो राजनीति बहुत अप्रछन्न भी नहीं है, सीधे सीधे सतह पर दिखाई पड़ती है। वो क्या कहना चाहती है, उस राजनीति को लेकर कभी भी अंधा युग के विरुद्ध कम से कम जो नई कविता के लोगों ने कोई चर्चा नहीं की, कुछ और लोगों ने की होगी। स्वयं मुक्तिबोध ने टिप्पणी की है, अंधा युग पर मुक्तिबोध की टिप्पणी है, और उसमें संकेत किया उन्होंने। लेकिन उन्होंने प्रश्न उठाया कि मुक्तिबोध कम्युनिस्ट थे, उग्र कम्युनिस्ट थे, बल्कि आगे कहीं लिखा नेमी जी ने कि सिर से पैर तक आकंठ डूबे हुए राजनीतिक, और ये भी कहा है कि इसी के चलते कविता में वो फोर्स आया, वो ताकत आई। मैं वंश पढ़ के सुनाना चाहूंगा जिसमें नेमी जी ये निष्कर्ष देते हैं। और मुक्तिबोध इसलिए नई कविता वालों के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ इससे पीछे जाकर हम देखें तो एक दौर था जब बहुत से हमारे रचनाकार थे, कवि थे, महत्वपूर्ण कवि थे, जो एक राजनीतिक विचारधारा अथवा दल से सीधे जुड़े हुए थे, और इस बात को लेकर कभी उनकी कविता का उतना लिखे। माखनलाल चौधरी का नाम लिया उन्होंने। माखनलाल जी थे, भारतीय क्षमा नवीन थे, ये तो बाकायदे पार्टी मेंबर थे, और उनकी कविता पर बात करते हुए वो पार्टी मेंबर है इसका उल्लेख कभी नहीं किया जाता था, वो कभी आड़े नहीं आया। लेकिन मुक्तिबोध का एक पार्टी का सदस्य होना उनके कविता के मूल्यांकन में नई कविता के दौर में लगातार आड़े आता रहा। इस सबको शीत युद्ध के प्रभाव के रूप में मुक्तिबोध जी देखते हैं, और ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुक्तिबोध अगर हम उनके जनांतिक शब्द से ही लें, मुझे कहीं कोई और लगता है कि जननाट्य संघ से आने वाला जो एक हो के उसका संस्कार लेके आने वाला एक कवि, रचनाकार, आलोचक, विचारक अगर जनांतिक कहता है तो उसमें जननाट्य और जनांतिक में कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, और ये जन अचानक नहीं आ गया, कोई और शब्द हो सकते थे। नाट्य शास्त्र से शब्द देना था तो बहुत सारे शब्द हो सकते थे। नेमी जी ने जनांतिक नाम दिया तो कहीं ना कहीं उसका जो पूर्व पक्ष है जन, वो यूं ही ओझल कर देने लायक नहीं है। कविता और साहित्य का जन से जो संबंध है उस पर भी कहीं न कहीं एक संकेत है, ऐसा मुझे लगता है।
मैं वो महत्वपूर्ण अंश उस लेख का पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, जिसमें नेमी जी ने सवाल उठाया है कि सर्व नकार सर्व विरोध अपने आप में एक राजनीति है, और उस स्थिति में सर्व नकार का हमने विरोध किया। कहा कि हमें नकार तो करना चाहिए लेकिन पक्ष चुनना चाहिए, स्पष्ट घोषणा की उन्होंने। नेमी के संदर्भ में ये बातें कम होती हैं। उनके शब्द हैं, स्थायी रूप से विरोध में रहना स्वयं कवि के लिए हितकर नहीं है। उसे किसी न किसी प्रकार की पक्षधरता या प्रतिबद्धता के संदर्भ में ही उसकी कविता मूल्यवान हो सकती है। ये शब्द नेमी जी के हैं और उस पुस्तक के प्रथम लेख के शब्द हैं जो जनांतिक नामक पुस्तक के आर में दिया गया है, पहला लेख है। लेकिन अंत में अपना मंतव्य और स्पष्ट करते हैं। वो थोड़ा लंबा ये प्रसंग मैं पढ़ना चाहूंगा। इस पूरे दौर में हम इस गलतफहमी में पड़े रहे कि राजनीति के संसर्ग से कविता भ्रष्ट होती है। इस बहाने हम एक घटिया राजनीति के शिकार होते रहे। साथ ही इस प्रक्रिया में कविता से हमने उन जीवंत और सृजनात्मक दस्तावेज तत्व को निकाल दिया। और आज भी ये कहना कि राजनीति और कविता के संबंध पर चर्चा से रचनाकार का कोई मतलब नहीं, न केवल घटिया और लचर राजनीति है बल्कि बुद्धि के दिवालियेपन का भी सूचक है। नेमी जी के ये शब्द नेमी जी के समझने की कुंजी है मेरे लिए। जिस एक छवि नेमी जी की बनी है, लिखा भी उन्होंने अपने परिचय में, तार सत्ता का दूसरा संस्करण निकला तो उसमें परिचय में कुछ और तथ्य जोड़े गए हैं और उसमें लिखा है कि अब न तो मैं कम्युनिस्ट हूँ न मार्क्सवादी, और कम्युनिस्ट क्यों नहीं उसको कुछ कारण भी दिए। लेकिन कविता और राजनीति पर जो लेख है उनके भीतर का पुराना मार्क्सवादी है, मरा नहीं है, छुट्टी नहीं है, काफिर मुंह की लगी हुई ये एक बार मुंह लग गई छुट्टी नहीं है, कहीं ना कहीं वो उसका स्वाद है, भीतर है। आगे वो कहते हैं, इस बात को और थोड़ा बढ़ाऊंगा। जैसा आरंभ में कहा गया, मौजूदा दौर में परिवेश के साथ कवि के सृजनात्मक संबंध के मानक राजनीति में सिर से पैर तक डूबे हुए मुक्तिबोध के काव्य में मिलते हैं, किसी चक्रांत शिला में नहीं। मुक्तिबोध जी के बारे में तो बहुत लिखा उन्होंने। यहाँ स्पष्ट रूप से एक दूसरा कवि, महत्वपूर्ण कवि हमारे समय का अज्ञेय, उनकी महत्वपूर्ण कृति का उल्लेख करते हैं। चक्रांत शिला में उनको वो बात नहीं मिलती जो मुक्तिबोध काव्य में मिलती है, और वो ये ऐसा इसलिए कि सिर से पैर तक राजनीति में डूबे हुए थे, और वो राजनीति जिसमें परिवर्तनकामी चेतना थी। इस बात को संकेत करते हैं। मुझे मित्रों, इस पुस्तक को पढ़ते हुए, खासतौर से पहले लेख को पढ़ते हुए, ये लगा कि नेमी जी ने इस पुस्तक का जनांतिक नाम रखते समय कहीं न कहीं ये सारी बातें उनके ध्यान में थी और इस महत्वपूर्ण शब्द को ले आए थे। और शायद पहली बार इस शब्द का साहित्य के, सामान्य साहित्य के संदर्भ में, नाट्यशास्त्र में तो है ही हो, प्रयोग हुआ। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। नेमी जी की कविता पर मैं जो कहना चाहता था
और जिनकी एक कविता पर मेरा ध्यान खासतौर टिका हुआ तो पढ़ दी गई, निमी जी की आवाज़ में पढ़ दी गई। मैं उनकी सर्वोत्तम कविता कोट को मानता हूँ। कोट विलक्षण कविता है, लेकिन कुछ उस दौर में और भी कविताएं लिखी गई थी। लेकिन इससे पहले कि निमी जी की कविता की बात करूं, क्योंकि निमी जी का आरंभिक दौर है और फिर अंतिम दौर है उनका, जिसमें खास तरह का उत्कर्ष दिखाई पड़ता है, विकास दिखाई पड़ता है। मैं आज के दौर पर, क्योंकि युवा कविता पर निमी जी अक्सर बातें हुआ करती थी, जिस समय ये और कमल, राजेश जोशी इत्यादि आए थे कविता के प्रदेश में, तो एक खास तरह की नई उत्तेजना निमी जी ने महसूस की थी। और अरुण कमल के जिस कविता पर भारतभूषण पुरस्कार दिया गया था, उस पर खासतौर से उन्होंने ध्यान दिया था, उसकी बड़ी देर तक हमारी हमसे बात होती रही थी। हम लोग 21वीं सदी में बात कर रहे हैं और 21वीं सदी के 2 दशक, एक दशक बीत चुका है, दूसरे दशक में हमने प्रवेश किया है। निमी जी को गए काफ़ी दिन हो गए हैं, 2005 में गए थे वो। और इस पूरा लगातार इस दौर में कविता, हिंदी कविता, हिंदी की युवा कविता विकास करती रही है, कर रही है। अब ये तो मेरे मन का दबा हुआ एक इच्छा दबी हुई कर रही है, आकांक्षा या चोर, कि कभी कभी मन होता है कि निमी जी होते तो उनसे बात करके इस कविता के बारे में वो क्या कहती, क्या उनका दृष्टिकोण होता। तो आज जो कविता लिखी जा रही है, और मैं पहले ही कह दूं कि काफ़ी बड़े पैमाने पर अच्छी कविता लिखी जा रही है। मैं युवा कविता को आसानी से नकारने जो कविता नहीं मानता हूँ। वो निमी जी के जैनांतिक कसौटी पर भी, वो जो कसौटी कविता और राजनीति में उन्होंने कायम की है, उस कसौटी पर उस कविता को देखा परखा जा सकता है। लेकिन दो एक प्रश्न मेरे मन में है, उनकी चर्चा करना चाहूँगा। ये हुआ है, 2-3 तरह से देखा गया इसको। सो नामवर जी ने कहीं अपना मंतव्य प्रकट किया है कि इस बीच की सारी कविता 20वीं सदी की कविता का विस्तार है। अभी तक 21वीं सदी कविता 20वीं सदी कविता का विस्तार है, ऐसा कहीं नामवर जी का वक्तव्य है। एक दूसरे युवा आलोचक ने, जो जुझारू वामपंथी आलोचक हैं, उन्होंने ये कहा कि नई कविता का, आज की कविता का ढांचा भी लगभग वही है जो नई कविता ने आविष्कृत किया था। उस ढांचा में प्रणय कृष्ण ने ऐसा कहा, और प्रणय कृष्ण एक विशेष प्रतिबद्ध रचनाकार, आलोचक, विचारक, और उसकी सीमा बताई है कि उसकी सीमा यह है कि उसमें केवल अपने समय के प्रति संवेदनात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जा सकती हैं। कोई बड़ा विजन, कोई बड़ा दर्शन, कोई बड़ा विचार समाहित करने की क्षमता इस ढांचे में नहीं है। क्या उस ढांचे को तोड़ा जा रहा है, तोड़ने की कोशिश हो रही है? मैं इस बीच युवा कविता को थोड़ा देखता रहा। 2 कवि हमारे युवा बैठे हुए हैं और निशांत के यहाँ बैठे हुए हैं। निशांत की लंबी कविताओं का एक संग्रह है, और मेरा ध्यान गया कि उस कविता में उस ढांचे को लेकर एक आलोचनात्मक टिप्पणी है, एक विक्षोभ कि इसको बदलना चाहिए। उनकी कविता में मुक्तिबोध का एक बिंब, रक्ता लोक स्नात पुरुष अचानक सपने में आता है और कुछ कहता है कि तुम कब तक काम चलाओगे इस ढांचे से, इस नागार्जुन और फला 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 रघुवीर सहाय, कोई इस तरह से। ये जो इन लोगों ने ढांचा तुमको दिया था, जो कविता का शब्द दिया था, इससे कब तक काम चलेगा? इसको, इसे बदलो, इसे आगे जाने की कोशिश करो। और मुझे ये महत्वपूर्ण लगता है कि कई महसूस करता है युवा कवि कि ढांचे को बदलने की जरूरत है, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। अशोक जी एक बार एक प्रश्न उठा रहे थे, और सही प्रश्न उठा रहे थे, कि आज के समय में अवागार कहाँ है? कोई इस प्रकार कविता है, अवागार का एक रोल होता है, अब वो कविता का, साहित्य का अग्रगामी दस्ता होता है।
ऐसा कोई अगर गाँवी दस्ता है जो एक तोड़ फोड़ जैसी कोई चीज़ कर रहा हो और कुछ नया सृजने की कोशिश कर रहा हो, मुझे लगा कि ऐसे तत्व भी, ऐसे कवि भी हैं। और ये कवि को नारझाक यहाँ कुमार अनुपम बैठे हुए हैं, आप में से कुछ लोगों ने उन कविताओं को देखा होगा। मुझे कुमार अनुपम में कोशिश दिखाई पड़ी, एक तोड़ फोड़ दिखाई पड़ी और एक नया कुछ तराशने की कोशिश, सारा ढांचा तोड़ के। इसे ऐसी ये चेतना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और ये अपने का आवागार जैसी चेतना विकसित हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पूरा दौर कई रूपों में, कई स्तरों पर एक नए मुहावरे की तरह मुझे ये भी लग रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष आज के पूरे लेखन का है, कविता खास तौर से। जिस बात के प्रति मुझे आगाह किया था नेमी जी ने कि इलियट मत पढ़ो, कॉन्टेम्परेरी लैटिन अमेरिकन पोइट्री पढ़ो, मुझे लगता है कि आज की पूरी कविता पर पश्चिम का वो दबाव, आधुनिकतावादी कविता का दबाव, उस आधुनिक दौर का दबाव, इलियट पाउंड वाली परंपरा का दबाव एकदम न्यून, सिरे से गायब नहीं है। बल्कि एक हद तक है कि आज की पूरी कविता लगभग पश्चिम की ओर पीठ करके लिखी जा रही है। युवा कवि एक अपना मुहावरा ठेठ भारतीय परिवेश से मुहावरा खोजने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा संग्रह इस बीच कई लोगों का ध्यान गया होगा, युवा द्वादश, कुछ नए कवियों का एक चयन प्रकाशित हुआ है, कहीं मध्य प्रदेश से ही प्रकाशित हुआ है। मुझे वो एक आईना जैसा लगता है। और कई कवि उसमें हमको लगा कि वो लगातार अपने परिवेश से कुछ नए उपकरण खोज रहे हैं। कविता के भूगोल का विस्तार हुआ, बल्कि कविता बहुत दूर तक छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में। एक कभी मुझे दिखाई पड़ा, हिंदी में इसकी चर्चा नहीं होती है, होनी चाहिए शायद, दिनकर कुमार, असम में रहने वाले कवि, बिहार के हैं। उनकी कुछ कविताओं को मैं ध्यान गया। एक बोडो कवयित्री के गांव में जाके जिस तरह की परिस्थिति का सामना करता कवि, और जिस तरह से वो बोडो कवयित्री रिएक्ट करती है पूरी आज की भारतीय स्थिति पर, वो पूरा परिवेश नया परिवेश है। या फिर वो एक खेत जहाँ पक्षी जाकर आत्महत्या करते, ऐसा बहुत कुछ है जो नया आ रहा है। एक कवि जिसकी चर्चा नहीं होती है, आदिवासी कवि बहुत सारे आए इस बीच। इस अर्थ में मैं कहता हूँ कि कविता के भूगोल का विस्तार हुआ। कविता इतिहास के नई सरणियों की तलाश भी कर रही है। आदिवासी काव्य लेखन इस बीच बड़े पैमाने पर आया, काफ़ी आया है। और मैं कविता को देखकर चकित रह गया। एक ऐसे कवि की जिसकी चर्चा कम होती है, हरिराम मीणा, राजस्थान के कवि हैं, पुलिसकर्मी हैं, लेकिन एक जारवा स्त्री वो जाती है और एक आधुनिक अस्पताल में इलाज के लिए जाती है, जिसलिए भी जाती है। वो दोनों की मुठभेड़, एक विलक्षण कविता है वो, आधुनिक अस्पताल और उसमें एक जारवा स्त्री का जाना। ये नए अनुभव आ रहे हैं और उन क्षेत्रों से आ रहे हैं जो हाशिए पे के लोग हैं, आदिवासी हैं। दलित कविता पहले आ चुकी है। स्त्री भाषा भी अपने ढंग चुनौती दे रही है। आज के पूरे हस्तक्षेपकारी एक भूमिका उसकी है। ये सारा कुछ हो रहा है। मुझे एक कई श्रद्धालुओं का मैंने सवाल उठाया है कि आज की पूरी कविता का केंद्रीय भाव क्या है। क्या कोई केंद्रीय भाव है? कोई केंद्र नहीं, इसलिए केंद्रीय भाव भी नहीं होगा। कविता का विकेंद्रीकरण हुआ है। मैं कहूँगा जनतंत्रीकरण हुआ है, दूर तक फैली है कविता। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है केंद्रीय भाव शायद थोड़ा अनिश्चय, थोड़ी असुरक्षा का भाव, कुछ इस तरह के दो तीन और शब्द लिए। ये आज की कविता का भय का भी नाम लिया है। ये केंद्रीय भाव है। मुझे लगता है
कि शायद विस्थापन की चेतना जो जहां था वो वहां नहीं है, आज है वो वहां कब तक है ये भी नहीं जानता है। लगातार एक विस्थापन की प्रक्रिया हमारी समाज में जारी है, और इसमें जो बहुत बड़ा जो काव्य लेखन हुआ है उसमें वो विस्थापन की पीड़ा दिखाई पड़ती है। अभी विनोद कुमार शुक्ल का एक पूरा नया संग्रह आया है, वो विस्थापन की त्रासदी का काव्य है। कभी के बाद अभी इस नाम से आया, शायद ध्यान गया हो आप लोगों का। आदिवासियों का विस्थापन एक तरह से उन पर, और वो पूरा संग्रह इस विस्थापन की त्रासदी से भरा हुआ है। मेरा ध्यान गया कि तारसप्तक के अपने वक्तव्य में शायद पहली बार मुक्तिबोध ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, उसकी चर्चा कम हुई है। स्थानांतरणगामी प्रवृत्ति, माइग्रेशन इंस्टिंक्ट अंग्रेजी में लिखा है उन कोष्ट में। और इस माइग्रेशन इंस्टिंक्ट को मुक्तिबोध ने उसकी व्याख्या क्यों कहा कि यह आवश्यक है, जरूरी है जीवन की विविधता को जानने के लिए। हम जब तक एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे संभव नहीं हम जान सके। हम ये कह सकते हैं कि ये विस्थापन जो है एक स्तर पर तो वैयक्तिक वर्ण भी है, स्वेच्छा से स्वैच्छिक वर्ण भी है, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन मित्रों, जब एक समुदाय का विस्थापन होता है तो फिर वो एक त्रासदी के रूप में होता है। हमारे पूरे समय में कितने समुदाय विस्थापित हुए, लगातार हो रहे हैं। आदिवासियों की दुनिया में जब से भूमंडलीकरण का दबाव पड़ा है तब से ये कविता में बड़ी तेजी से आया है। युवा कवियों के यहाँ बहुत ज़्यादा, और शायद विनोद जी के संग्रह की बात मैं कर रहा हूँ तो पूरा संग्रह से भरा हुआ है। मुझे इस विस्थापन के कई रूप हैं जो कविता में आ रहे हैं, लेकिन इसी देश में ये कविता बड़ी, मैं हिल गया उसको पढ़ के, बस मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मुझे लगता है कि मैं केवल थोड़ा हिंदी से बाहर जाना चाहूँगा, और उस विस्थापन के भीतर से कितनी विलक्षण कविताएं आ रही हैं। एक युवा तिब्बती कवि की कविता, यार एक तिब्बती कविता हिंदी में किसी ने उसका अनुवाद किया है। मैं एक तिब्बती हिंदुस्तानी हूं, अपने होने का प्रमाण पत्र हर साल सलाम ठोक कर दुरुस्त करवाता हूं। मैं काफी कुछ हिंदुस्तानी जैसा हूं, सिवा अपने चिंकी तिब्बती चेहरे के नेपाली, थाई, जापानी, चीनी, नगा, मणिपुरी, थोड़ा थोड़ा सब, लेकिन तिब्बती कभी नहीं। जीता हूं हिंदुस्तान में और मरने का सपना देखता हूं तिब्बत में। ये भारतीय कविता है, हमारे देश कविता है, यही लिखी जा रही है, हमारे पड़ोस में लिखी जा रही है। धर्मशाला कविता है, हिंदी क्षेत्र में लिखी गई है। तो ये हमारे दौर कविता का एक रूप है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, एक बात कह के समाप्त करूंगा, और वो अभी साखी नाम की पत्रिका जो हम लोग निकालते हैं तो उसमें एक लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी का छपा है, जो सरस्वती किसी पुराने अंग से किसी ने खोज के निकाला है। पिछली सदी के दूसरे दशक का कोई लेख होगा। उसमें उन्होंने बड़े, मुझे आश्चर्य हुआ उस महान आचार्य की ये टिप्पणी देखकर। वो उनका प्रसिद्ध कथन कि कविता को बोलचाल के निकट होना चाहिए, वो भाषा जो उसका आदर्श जो
उर्दू कविता में, उर्दू कविता की प्रशंसा की उन्होंने उस लेख में, कहा कि उर्दू कविता के यहाँ जो भाषा का धरातल है उससे हम बहुत पीछे हैं, हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए उससे, और कविता की आलोचना केवल छंद अलंकार के आधार पर नहीं हो सकती, ये सारी बातें कही हैं। ये सब कहने के बाद ये कविता गद्य में भी हो सकती है, पद्य में भी हो सकती है। ये पिछली शताब्दी के दूसरे दशक में एक महान आचार्य की कही हुई बात है। हमारी कविता जो लिखी जा रही है गद्य में लिखी जा रही है। सारी कविता, मुख्य कविता का जो माध्यम है वो गद्य, गद्य की लय में। मुझे कभी कभी लगता है कि इस कविता को बनते हुए करीब करीब 20 से 40 साल तो हो ही गए होंगे, या ज़्यादा भी हो गए होंगे। शायद इस गद्य वाले ढांचे पर एक बार विचार करने की जरूरत है। कविता हमारी दूर तक नहीं पहुंच पा रही, ये कहा जाता है। एक युवा कवि की हिंदी में 2 निशांत हैं, एक निशांत यहाँ बैठे हुए हैं, दूसरा निशांत सुरेश से निशांत। और सुरेश से निशांत की कविता पर मेरा ध्यान गया, वो भी जा रहे कि इसी गद्य के लय में कविता करते हैं। पहाड़ के कवि हैं और पहाड़ से कुछ बहुत अच्छी कविता उन्होंने लिखी है। एक कविता में उन्होंने एक दिलचस्प स्थिति का बयान किया कि गांव की एक औरत ने जो 5 तक पढ़ी हुई है, तो उसने मुझसे कहा कि तुम कविता लिखते हो और तुम्हारी कविता पढ़ना चाहती हूँ मैं। लिखा कि मैं हिल गया, मैं इसको अपनी कविता कैसे दूंगा, ये मेरी कविता कैसे पढ़ेगी, पढ़ सकेगी, समझ सकेगी। मैं मना नहीं कर रहा, अपनी किताब दी और देते हुए मैं कांप रहा था, हिल रहा था। मैंने आलोचकों को भी अपनी किताब दी है, अपने सहयोगी कवियों को भी दी है, लेकिन इस 5 पढ़ी गांव के औरत को किताब देते हुए मेरे मन में हिचक थी, एक नैतिक द्वंद्व था कि इसको दो कैसे किताब, वहां तक पहुंचेगी नहीं मेरी कविता। जिस तरह की लिखा है कविता में आगे आता है कि मैं जानता हूँ कि वो दिए की रोशनी में पड़ेगी धीरे रात में जाके, और उसके कंठ में, उसके स्मृति में कहीं कहीं एक आध कबीर की कोई पंक्ति होगी, कोई पद की पंक्ति होगी, तुलसीदास की कोई पंक्ति होगी, और उन सबके बगल में रखकर मुझे देखेगी और तब मुझे तोलेगी। मुझे लगता है, टिप्पणी की अपने आप पर उसने, कि मेरी कविता का भविष्य उसके मूल्यांकन पर टिका हुआ है। वो क्या कहती है, कैसी लगती है कविता। मित्रों, मेरा ख्याल है कि वो सारी गद्य की भी अपनी रूढ़ियाँ, गद्य कविता की भी रूढ़ियाँ बनी है इस बीच, उसका भयानक सरलीकरण भी हुआ है। अगर ये देखना हो तो नेट पर जो कविताएं आ रही हैं, नेट पर सैकड़ों की संख्या में कविताएं आ रही हैं और इसी शैली में आ रही हैं। रोज कम से कम 50, 60, 70 कविताएं नेट पर आती हैं। नहीं, एक बार रुककर इस कविता के ढांचे पर भी नए सिरे से सोचने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि ये युवा को जो बैठे सोच भी रहे हैं, उनके भीतर कहीं ना कहीं चेतना है। मैं ये नहीं कहता कि इसको बदलने की छंद की ओर लौट जाया जाए। शायद दोनों के परस्पर निकट होने से दोनों को बल मिले, संबल मिले। मैं तो ये सारी कविता है दौर की, इस बीच की, जो हमारे सामने है, नेमी जी ने जिस जनांतिक के कोण से कविता को देखने की कोशिश की थी, उसे देखा जाए तो आज पूरी कविता राजनीति निरपेक्ष कविता नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात मेरे मित्र सामने बैठे हुए हैं विश्वनाथ जी, इन्होंने कई टिप्पणी की, मेरा ध्यान गया उसकी ओर कि आज क्रांति और कविता दोनों अपने फॉर्म की तलाश कर रहे हैं। कविता अपना फॉर्म खोज रही है, और वो फॉर्म क्या हो, मेरा ख्याल है कि आने वाली कविता का फॉर्म गद्य से होकर भी जाएगा, छंद से होकर भी जाना चाहिए। लोक से, समाज से कविता की दूरी अगर बढ़ी है तो उसका एक कारण शायद कविता का नितांत गद्यमय हो जाना भी है। ये कई बार लगता है
हम सब उसी में लिखते हैं। लेकिन 21वीं सदी के इस दूसरे वर्ष, यानी कम से कम 12 वर्ष तो बीत ही गए, तो इस अवधि में इतने लंबे कालखंड के बाद एक बार उन सारे औजारों पर फिर से विचार करने की जरूरत है, जो नया कभी करेगा। हम तो उसी के शिकार हैं और अपनी पारी खेल चुके हैं। नई पारी खेलने वाले बंधु वर्षाने बैठे हैं। नेमी जी की जन्मदिन को समझने में जो बहुत सारी बाधाएं थी, मैंने नेमी जी के व्यक्तित्व और उनके लेखन के माध्यम से उसको जानने की कोशिश की। वो अवसर तो मेरे हाथ से निकल गया कि मैं कोट कविता पढ़ता, लेकिन एक कविता नेमी जी की पढ़ के अपनी बात समाप्त करूंगा, और वो कविता है मुक्त की कटार। ये शायद उनके प्रति जो मेरी घनीभूत श्रद्धा है उसकी अभिव्यक्ति है। मैं देखता हूँ कहीं मैंने ढूंढा तो है, उसको मिल जाता हूँ ना। मुक्त की कटार। हालांकि मैं कोट पढ़ना चाहता, जो कि अवसर मुझे छीन लिया गया। माना कि मुक्ति है कटार अनासक्त, जो बेचती है अपना ही हृदय, जो अपने ही भीतर तक चुपती है। मुक्त की पीड़ा है तीव्र असहनीय, जो बेलक कर देती है परायों से, अपनों से, रच रच कर सजे हुए सपनों से। माना कि एक दिन उसी की चाह में तुमने सब सर्वस्व लुटाया था, बार बार हृदय से भरी थी मांग, बस उसी के वर्ण को प्रीत में उसकी सूली की सेज स्वीकारी थी। आज तक जिसके आघात से तन मन तुम्हारा अवसन्न है, क्षत विक्षत है, वो पूरा दौर निमि जी जो जी चुके हैं। आज तक तुम कातर हो भय, आज तक तुम कातर हो भय से, विक्षुब्ध हो, कुंठित हो अपनी पराजय से। ये सोवियत रूस के विघटन के बाद की कविता है। फिर भी बेचैन हो किसी अनजानी तरफ से, अपरिचित सी लालसा से अस्थिर हो, विवश हो। सुनो, तुम आंख मत मूंदो, अपने ही प्राणों के जलते उस सत्य से भागो मत। आज भी बेकल हो तुम उसी प्रीति से, कवच यह तुम्हारा सब झूठा है। शांति संतोष सब आड़ है, दिखावा है, मिथ्या है तुम्हारे सब माया यंत्र, और सब प्यार भी छल है, बहलावा है। बोलो, यूं डर कर अपरिचित हो, अनजाने चमचमाते ठीकरे सजाने से क्या होगा। सत्य से भागो मत, मुक्ति सचमुच ही कटार है। पैनी दुधारी अनासक्त, जो पल भर में प्राणों के पटल चीर देगी और कर देगी उजागर जो तुम्हारे जीवन का मर्म है। प्यार है तुम्हारा जो तुम ही हो, नंगी इस कटार से डरो मत। स्वयं तुम ही स्वयं मुक्ति हो। धन्यवाद। मैंने थोड़ा प्रलाप किया, आपने बर्दाश्त किया, सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार केदार जी। और अब डॉक्टर मोहम्मद सिंह। बंधुवर केदारनाथ सिंह जी, मोहतरम सैयद रसात, और
नेमी परिवार के सभी प्रिय सदस्यगण, सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमी मित्रों, ऐसे व्याख्यानों में की अध्यक्षता एक औपचारिकता है और उस औपचारिकता का निर्वाह करने के लिए दो शब्द कहना भी ज़रूरी होता है, लेकिन सभी जानते हैं कि वह भाषण केवल एक ही होता है, दूसरा भाषण नहीं होता। लेकिन चुप बैठ जाना भी एक तरह की धृष्टता होगी, इसलिए दो शब्द। एक तो यह कि आज के व्याख्यान का जो विषय था, कविता का जनांतिक, और यह आलोचना की पुस्तक है। चूंकि वैसे प्रसंगवश केवल उल्लेख की मेरी शायद एक आध लोग होंगे, उनके पुराने कनिष्ठ साथियों में यहाँ मैं सबसे पुराना हूँ। लगभग 1949-50 से मेरे उनके परिचय की शुरुआत होती है और अंत तक संबंध बना रहा, और शायद इसी कारण से मैं नटरंग प्रतिष्ठान का भी के परिवार का सदस्य हूँ। और इस क्रम में जितना जाना है, सुना है, ये सही है कि तार सप्तक में वो कवि के रूप में प्रकट हुए और अंतिम दिनों में उनका संबंध नाट्य से था, लेकिन मुख्यतः नेमीचंद जी का जो कार्य है किया हुआ, वो एक समालोचक का कार्य है। और कभी कभी देख करके अचंभा होता है कि आदमी की अपनी रुचि और होती है और जीवन के धंधे में कोई दूसरा करने लगता है। जैसे अशोक वाजपेयी मुख्यतः कवि हैं, 10 धंधे करते हैं, तो नेमी जी मुख्यतः आलोचक थे। और तार सप्तक के बाकी लोगों में अधिकांश सचमुच ही कवि मुख्य रूप से रहे, लेकिन जो बचेगा, ये पुस्तक कविता का जनांतिक नाम है, लेकिन आलोचना की पुस्तक है। आधे अधूरे नाम की एक पुस्तक उपन्यासों के बारे में लिखी थी, और उपन्यास आलोचना की सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर पुस्तक वो है अधूरे साक्षात्कार। कुल मिलाकर के देखें आप तो उन्होंने नाटकों के बारे में बहुत कम लिखा है। उन्होंने उपन्यासों की आलोचना की है सबसे ज्यादा, फिर कहानी संग्रहों की आलोचना की है, उन्होंने कुछ कविता संग्रहों की आलोचना की है। इसलिए जीवन में अजीब विडंबना होती है कि आदमी का अपना धर्म दूसरा होता है, कर्म दूसरा हो जाता है। मुख्यतः वो याद किए जाएंगे जिसको उपेक्षा हुई है, क्योंकि लोगों ने आमतौर से, चूँकि नाट्य से जुड़े रहे, पत्रिका भी नटरंग उन्होंने निकाली, लेकिन कुल मिलाकर के वो समालोचक के रूप में, और मैं कहूँगा कि इसकी उपेक्षा हुई है हिंदी आलोचना का इतिहास लिखते समय।
उतनी संतुलित आलोचना। मेरी आलोचना की पुस्तक निकली थी कविता के नए प्रतिमान, जो सबसे अच्छी आलोचना लिखी थी और उन्होंने उसकी बड़ी कड़ी आलोचना की थी, उसकी गलतियां दोष बताए थे उन्होंने। इसलिए एक आलोचक होते हैं वाह करने वाले, वे सचमुच सही अर्थों में क्रिटिक थे और जिन कृतियों की आलोचना की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है उनका खूबियां। आप पढ़ें, कृष्णा जी की भी उन्होंने आलोचना की है, तो जहां आलोचना में जो सचमुच वास्तविक तथ्य हैं, ग्राह्य हैं, प्रशंसनीय है, उसकी चर्चा करने के बाद जब किंतु शुरू करते हैं वो, अब वहां से उनकी आलोचना शुरू होती है। वो संतुलित, केवल आजकल आलोचना जो है वो बखान वाली हो गई है। सब गुण दिखाई पड़ते हैं लोगों को और आमतौर से बचा जाते हैं कमजोरियों को, बाकी चीजों की ओर इशारा नहीं करते हैं। उन्हीं चीजों से प्रभावित होकर के उस समय एक पुस्तक और छपी थी उन्हीं के अनुकरण पर, विवेक के रंग, और नाम जहां तक मुझे याद है नेमी जी का दिया हुआ नाम है, उन्होंने नाम बताया था, जहां तक मुझे याद है देवी शंकर को उन्होंने नाम विवेक के रंग, क्योंकि आधे अधूरे वो लिख चुके थे, तो उन्होंने कहा था कि विवेक के रंग। बाद में रंग जो है रंग कर्म बन गया और विवेक वाला काम जो है छूट गया। सबसे बड़ी दुखद विडंबना हुई कि हिंदी ने वो रंग कर्म के कारण नेमी जी आधा अधूरा अपना काम छोड़ गए। इन महत्वपूर्ण आलोचकों में जहां रामविलास शर्मा की उन्होंने आलोचना की है, आप देखें पढ़ें तो स्वयं यद्यपि तार सप्तक की घोषणाओं में कभी कभी कुछ और अटपटे काम हो जाते हैं। जब जिक्र कर रहे थे तो मैंने केदार जी को दिखाया था कि तार सप्तक का दूसरा संस्करण जो भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है उसमें एक सूची दी हुई है। उस सूची में पहला नाम मुक्तिबोध का है, दूसरा है नेमी जी का। लेकिन पुस्तक जब आप आरंभ करेंगे सूची के बाद तो देखेंगे कि पहली कविता नेमी जी की है, उसके बाद मुक्तिबोध की है। ये तो कहाँ कैसे हो गया? तो संख्या आप देखेंगे तो सूची में दिखाई पड़ेगा कि मुक्तिबोध का नाम पहले है, लेकिन पृष्ठ संख्या जो है वो नेमी जी के बाद की है, किसी का ध्यान ही नहीं गया। इसलिए नेमी जी जो बहुत बड़ी विडंबना हुई किन्हीं कारणों से कि एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर आलोचक, और उस आलोचना में यद्यपि सही है कि बाद में केदारनाथ जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि उन्होंने तार सप्तक की भूमिका में अपने वक्तव्य में जो दूसरा वक्तव्य लिखा है उसमें लिखा है कि मैं कभी लिखा था कि मैं कम्युनिस्ट हूँ और मैं कहता हूँ कम्युनिस्ट नहीं हूँ। मार्क्सवाद का विरोध भी किया उन्होंने और डंके की चोट स्वीकार किया है। बावजूद इसके उनकी आलोचनाओं को आप पढ़ेंगे तो एक दृष्टि होती है, मार्क्स से मार्क्सवाद बात तो अपनी जगह है, लेकिन शुद्ध साहित्यिक आलोचना उन्होंने नहीं की, बल्कि वह एक जन वाला, समाज वाला जो दृष्टिकोण था, साहित्य के सामाजिक पक्ष की ओर बराबर उनका ध्यान अपनी आलोचनाओं में रहा है। सभी लोगों की आलोचना करते हुए उन्होंने देखा है। मैंने आरंभ में ही कहा था कि कुछ भूल सुधार के काम भी किए जाने चाहिए, जो एक तरह की प्रूफ रीडिंग है। तो मैंने सोचा कि प्रूफ रीडिंग का काम कुछ कर देना चाहिए और आलोचक की भूमिका जो होनी चाहिए वो ये है कि कम से कम सब अच्छा ही अच्छा नहीं है, गुडी गुडी कहने वाले
भरमार आजकल हो गई है। जितनी आलोचनाओं को देखें वो लगभग स्तुति और प्रशंसावादी आलोचनाओं के विरुद्ध हो रही है। नेमी जी को याद करने का मतलब है कि आलोचना का जो धर्म है वो धर्म भी नेमी जी को पढ़ करके सीखा जा सकता है। और चूंकि मुझे जो भाषण हुआ था वो आलोचनात्मक भाषण था, जब काफ़ी गुणगान उसमें बहुत था, तो इस अवसर पर उनका जो एक महत्वपूर्ण कर्म था और धर्म था जिसे उन्होंने बड़ी दृढ़ता से निभाया, उस विवेक की आज बहुत ज़रूरत है, जिसे मैं साहित्यिक विवेक कहूँगा। जरूरी नहीं कि उसको आलोचनात्मक विवेक कहा जाए। इन शब्दों के साथ बाकी काम तो अशोक जी करने के लिए बैठे ही वे धन्यवाद विज्ञापन किए बिना मानेंगे नहीं। अब अशोक जी आप पधारें। अगर धन्यवाद न दें तो अभद्र कहे जाएंगे, और दे तो कहा कि मानेंगे नहीं। सबसे पहले श्री केदारनाथ सिंह के प्रति बहुत कृतज्ञता कि उन्होंने हमारा आग्रह मानकर निमी स्मृति व्याख्यान इस बार दिया। नामा जी का बहुत आभार कि उन्होंने चलते चलते भी कई बातें सुझा दी, हालांकि वादा किया था कि कोई दूसरा व्याख्यान नहीं देंगे। आप सबका भी बहुत आभार कि आप यहाँ आए। जो लोग पहले आ गए थे उन्होंने चाय पी थी, जो लोग बाद में आए उनको चाय न मिली होगी, तो अब न मिली होगी तो हम क्या करें, देर से आने का कुछ तो दंड होता ही है। राजा साहब का भी बहुत आभार कि वो आए। आप सबके प्रति निधि और नटरंग प्रतिष्ठान की ओर से एक बार फिर कृतज्ञता।